हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्षित नायक और मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में जो है हम देखेंगे जेई मेंस के लेटेस्ट सवाल जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टॉपिक से हैं। ठीक है, तो इस वीडियो जो है ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जेई मेंस 2024 के सवाल देखेंगे। इसके बाद जो एक और वीडियो आएगी पार्ट 2, उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2023 में पूछे गए जेई मेंस के बहुत अच्छे अच्छे सवालों को देखेंगे, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं आज हमारे पास, तो बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, और इन सवालों को मेरे साथ साथ आप सॉल्व करिए, देखिए और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करिए। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास कुछ इस तरह से है कि लेट अल्फा बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t+6x+1 इक्वल टू 0। और यहाँ पे ए एन दे रखा है अल्फा रेस टू द पावर एन प्लस बीटा रेस टू द पावर एन। तो हमें मिनिमम वैल्यू बताना है A2023 प्लस A2025 अपॉन A2024। तो वैसे तो इस सवाल का एक प्रॉपर तरीका है जिसे न्यूटन्स मेथड बोलते हैं, बट जिन बच्चों को ये नहीं पता है हम उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, राइट। तो वो भी बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम अल्फा को इसमें सेटिस्फाई करें इस इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t+6 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरीके से हमें यहाँ पर जो है बीटा अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन सेम मिलेगी, बीटा स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t+6 टाइम्स ऑफ बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मुझे पता है कि अगर मुझे A2023 की मैं बात करूं तो बेसिकली A2023 है क्या। तो यहाँ पे आपने ए एन देखा कि अल्फा रेस टू द पावर एन प्लस बीटा रेस टू द पावर एन। तो अगर आप एन की जगह पर यहाँ पर 2023 पुट कर देंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा रेस टू द पावर 2023 प्लस बीटा रेस टू द पावर 2023। ऑल राइट। तो यानी अगर आप ध्यान से देखें तो हम इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को हम सेम फॉर्मेट में बनाने की कोशिश कर सकते हैं अगर हम इस पूरी इक्वेशन में अल्फा रेस टू द पावर 2023 से मल्टीप्लाई करें। उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में अगर हम बीटा रेस टू द पावर 2023 मल्टीप्लाई करें तो हमें कुछ पैटर्न मिल सकता है जिसमें A2023 A2024 और A2025 मिलेगा। ठीक है, तो देखते जाइएगा ऐसे क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव पावर्स है अल्फा की, यानी यहाँ पे अल्फा की पावर 2 है, फिर यहाँ अल्फा की पावर 1 है, और ये जो 1 लिखा हुआ है इसका मतलब अल्फा की पावर 0 होता है। तो अगर आप इसमें अल्फा की पावर 2023 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा की पावर 2023+2 यानी कि 2025 हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t+6 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा की पावर 2023+1 यानी कि 2024 प्लस 1 इंटू अल्फा की पावर 2023 यानी 2023 की पावर में रहेगा इक्वल टू 0 इंटू दिस वन। अब अगर हम बीटा वाली टर्म की बात करें तो बीटा की पावर में भी सेम ऐसी की ऐसे एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख दिया है। ऑल राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बीटा में भी हमने सेम ऑपरेशन लगाया, तो यहाँ से हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन आ गई। अब आपको पता है कि जो ए एन का रिलेशन है वो अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, यानी कि पॉजिटिव साइन के साथ ये रिलेशन दे रखा है। और हमें पूछा भी है मिनिमम वैल्यू यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने वाले। तो हम जैसे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ से मिलेगा अल्फा की पावर 2025 प्लस बीटा की पावर 2025। ओके, माइनस, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कॉमन आएगा टी स्क्वायर माइनस 5t+6, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अल्फा की पावर 2024 प्लस बीटा की पावर 2024, और इसके अलावा जो लास्ट में हमारे पास बचेगा प्लस अल्फा पावर 2023 प्लस बीटा पावर 2023 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमने करा क्या है, तो हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया है प्लस का, यानी हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। ऑल राइट। अब इसके आगे क्या करेंगे, तो यहाँ से आपको साफ साफ समझ आ रहा होगा कि भाई ये जो हमारे पास ये अल्फा की पावर 2025 प्लस बीटा की पावर 2025 है, इसे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम A2025 लिख सकते हैं। माइनस में आपको देखेंगे तो ये कॉमन पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 5t+6, और ये जो अल्फा पावर 2024 प्लस बीटा पावर 2024 है, ये हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं
A2024। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो माइनस जो कॉमन पार्ट है t² माइनस 5t+6, साथ में हमने यहाँ पे लिख लिया A2024, और जो बचा हुआ पार्ट है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, अल्फा पावर 2023 प्लस बीटा पावर 2023, इसे हम डायरेक्टली लिख लेंगे A2023 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको इजीली समझ आ रहा होगा कि सवाल में भी कुछ इसी तरीके की एक वैल्यू पूछी हुई जहाँ पे A2023 प्लस A2025 अपॉन A2024 है। तो क्यों ना हम यहाँ पे एक काम करें, इस एक्सप्रेशन में जो माइनस वाला पार्ट है हम उसे ले जाएं राइट हैंड साइड में। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा A2025 प्लस A2023 इज इक्वल टू t² माइनस 5t+6 टाइम्स ऑफ A2024। और इसी को अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाएं तो हमें क्या मिलेगा, तो A2025 प्लस A2023 डिवाइडेड बाय A2024 इज इक्वल टू t² माइनस 5t+6। अब ध्यान से देखिएगा, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे एक परफेक्ट स्क्वायर की टर्म में इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि इसे परफेक्ट स्क्वायर के रूप में बनाए, तो आप देखेंगे कि एक t² वाली टर्म ऑलरेडी है और बीच में माइनस लगा हुआ है। तो क्यों ना मैं एक काम करूं कि इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर में डेवलप करने की कोशिश करूं, जो कि आपको पता है कि a² माइनस 2ab प्लस b² होता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे हमें a² की जगह पर ऑलरेडी एक टर्म है, वो है t² वाली, माइनस मैं 2 को वैसे का वैसे लिखता हूँ। इसके अलावा जो a की जगह पर आप समझ गए हैं कि भाई t आने वाला है, तो ये मैंने t लिख दिया। ऑल राइट, अब यहाँ पर जो मेरे पास b होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि एक्सप्रेशन 5t का 5t ही रहे। तो मुझे पता है कि मैंने अगर 2t लिखा था, अगर मैं इसमें 5/2 मल्टीप्लाई करूँ तो बेसिकली सेम ही एक्सप्रेशन है, जो कि क्या है, आप ध्यान से देखेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो करके हमारे पास क्या बनता है, सेम 5t बना देगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि मैंने b को क्या माना है यहाँ पे कि b की जगह पर मैंने 5/2 लिखा है, यानी मुझे अगली टर्म b² बनानी है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पर अब मैं जो है 5/2 के होल स्क्वायर को ऐड करूंगा। ठीक है, और क्योंकि मैंने ऐड किया है तो 5/2 के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करूंगा, और जो बचा हुआ पार्ट है +6 उसको वैसे का वैसे ही लिख दूंगा। ऑल राइट, तो आई होप यहाँ तक के किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई हो। ऑल राइट, अब मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर डेवलप होता हुआ दिख रहा है, जो कि t माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है जो इन्होंने पूछा हुआ है सवाल में, इसकी वैल्यू हो जाएगी t माइनस 5/2 का होल स्क्वायर +6 माइनस, अब ये जो 5/2 का होल स्क्वायर था माइनस के साथ, ये 25/4 हो जाएगा। और इसे अगर हम और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, t माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ओके, और ये हो जाएगा एलसीएम लेकर के +24 माइनस 25, यानी -1/4। तो आपको पता है यहाँ से कि अगर हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है तो इसको अगर हमें मिनिमाइज करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू करना है, तो हमें पता है कि ये क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। तो लीस्ट वैल्यू जो इसकी पॉसिबल है वो 0 है। इसी कारण से हमारा जो एक्सप्रेशन है उसकी जो लीस्ट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, तो वो हमारे पास हो जाएगी -1/4। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -1/4 हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो आई होप ये सभी को क्लियर है। तो चलिए हम जल्दी से नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हमारे पास ये बोलता है कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन x² माइनस px प्लस 5 इक्वल टू 0 इज 4 एंड इक्वेशन x² माइनस px प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, तो हमें बताना है कि q की वैल्यू क्या होगी। अब सबसे पहले यहाँ पे आपके दिमाग में दो बातें आना चाहिए। पहली बात तो ये कि हमें वन रूट दे रखा है इस वाले एक्सप्रेशन का, तो हम इस 4 को सेटिस्फाई करके पहले p निकाल सकते हैं। तो अगर मैंने 4 को सेटिस्फाई किया तो मुझे पता है कि 4² माइनस p इंटू 4 प्लस 5 विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि 4 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, रूट है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया 16 माइनस 4p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 21/4 विल बी द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, तो p की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई। अब ये बोला हुआ है कि जो सेकंड वाली इक्वेशन है x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसके इक्वल रूट्स हैं। तो अगर इसके इक्वल रूट्स है तो आपको पता होगा ऑलरेडी कि इक्वल रूट्स की एक कंडीशन होती है जिसमें हम बोलते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब b² वाली टर्म -4ac, ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगी। तो आप सेकेंड वाली इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें जिसमें हमें बोला गया है कि इसके इक्वल रूट्स हैं, तो यहाँ पे b² की जगह पर -p का स्क्वायर हो जाएगा।
-4 × A × C यानी 4 × 1 × Q it will be equal to 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, P² - 4Q इज इक्वल टू 0। हमें Q निकालना है तो Q की वैल्यू हो जाएगी P² / 4। अगर आप ध्यान से देखें तो P हमारे पास ऑलरेडी ऑब्टेन्ड है जो कि 21/4 है। तो 21/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 विल बी द वैल्यू ऑफ Q। और अगर आप यहाँ ध्यान से और देखें इसे तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 × 4। यानी फाइनल आंसर जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ वो होगा 441 डिवाइडेड बाई 64 यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये जो है एक और सवाल जो जेईई में लेटेस्ट पूछा गया 2024 में। ठीक है, तो ये भी एक बहुत शानदार सवाल है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें तो ये वाला सवाल है। ठीक है, तो इस सवाल में आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 2√2x - 1 = 0। तो हमें बताना है कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 हैं एंड 1/10 टाइम्स ऑफ अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6 है, तो कौन सा एक्सप्रेशन है जिसके ये रूट्स होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसे हमें पता है कि हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं। तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि जो सम ऑफ रूट्स है जिसे हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, तो -b/a। तो माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास 2√2 डिवाइडेड बाई a यानी कि 1। तो ये हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से इतना पता चल पा रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट बात जो हम यहाँ से बोल सकते हैं नेक्स्ट बात जो हम यहाँ से बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, p विल बी अल्फा इंटू बीटा और ये हो जाएगा c/a, इसका मतलब -1/1। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें करना क्या है, तो हमें अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 को निकालना है। ऑलराइट, और अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6 को भी निकालना है। तो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 जो है ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, तो ये आप अगर ध्यान से सोचें तो बेसिकली ये नथिंग बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर आप करेंगे -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। कैसे होगी, तो आप इसे ओपन करके देख सकते हैं। राइट, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक प्लस में 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा। इसी कारण से हमने बाहर एक बैलेंस करने के लिए -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिया हुआ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो अभी हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और -2 अल्फा बीटा ऐसा लिख लेंगे। और इसके बाहर क्या बैठा हुआ है, 2 टाइम्स अल्फा बीटा का एक होल स्क्वायर बैठा हुआ है। अब यहाँ से हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं तो हम यहाँ पे पुट करके पहला रूट जो है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन का निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 तो -2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 अल्फा बीटा यानी कि -2 इंटू -1। ठीक है, और इस पूरे का यहाँ पे एक होल स्क्वायर भी था तो ये होल स्क्वायर लगाया मैंने, -2 इंटू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देख पाए तो हमारे पास अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी, तो ये हो जाएगा 8 + 2 यानी कि 10 -2 यानी हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 8। ठीक है, तो 8 जो है हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास जो है आई थिंक इसमें इस तरीके से वैल्यू हो रही है। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास -1 है। ओके, 2√2 है तो ये 2√2 का होल स्क्वायर। ऑल राइट, तो 8 + 2 10 का होल स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली ये हम देखेंगे तो 100 - 2 बनेगा जो कि 98 होता है। ठीक है, तो 98 यहाँ पे वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 की वैल्यू 98 आ रही है। नेक्स्ट हमें निकालना है अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6 होल डिवाइडेड बाई 10। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6 निकाल के देख लेते हैं कैसे निकलेगा। तो आप इसे कंसिडर करिए थोड़ी देर के लिए कि अल्फा क्यूब का होल स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या आप इसे थोड़ी देर के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा ट्रीट कर सकते हैं, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये हम यहाँ पे इसे लिखने की कोशिश करेंगे। तो अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और इस पूरे का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसे हम बोलेंगे कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, या बेसिकली आप इसे पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब लिख सकते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ से आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं पी प्लस क्यू का होल क्यूब हो जाएगा -3 पी क्यू पी प्लस क्यू। तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये हम लगाने वाले हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारे पास क्या है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इस एक्सप्रेशन का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, और अब मैं ये वाला पार्ट रब कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको और क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस ऑफ, इसके स्क्वायर के साथ -2 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। ऑल राइट। अब क्योंकि हमें ये वैल्यू आ गई है तो मैं ये वाले पार्ट को भी रब कर देता हूँ। ऑल राइट। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें सारी वैल्यूज फिर से पता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो -2√2। ठीक है, तो -2√2 का क्यूब -3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा एन -1 अल्फा प्लस बीटा एन -2√2, इस पूरे का क्या है हमारे पास होल स्क्वायर है -2 टाइम्स ऑफ, हमारे पास क्या है अल्फा बीटा यानी कि -1 का क्यूब है। ओके, तो ये आप अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को अल्फा बीटा का होल क्यूब भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास फाइनली जो अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6 की वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी, तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि ये वैल्यू हो जाएगी -8√2 और ये वैल्यू हो जाएगी -6√2। ठीक है ना, सॉरी ये 8 और 2 यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16√2 होगा ये वैल्यू। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या है -6√2 इस पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 इंटू -1 यानी कि +2। तो फाइनली अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो हमारे पास ये वैल्यू दिख रही है कुछ इस तरीके से कि -22√2 का होल स्क्वायर है और प्लस में 2 है। तो 22√2 का होल स्क्वायर अगर आप सोचेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 484 है इंटू 2 प्लस 2। तो यहाँ से मुझे फाइनली समझ आ रहा है कि ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये आ जाएगी हमारे पास टोटल 970 के बराबर। तो हमें यहाँ से निकालना क्या था, तो हमें यहाँ से अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6 अपॉन 10 निकालना। यानी अगर आप यहाँ ध्यान से सोचें तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6 होल डिवाइडेड बाय 10 की वैल्यू लिख सकता हूँ 970 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी 97 के बराबर। तो अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए एक रूट बोलूँ तो ये मेरे पास एक रूट हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि डेल्टा मेरा रूट है या गामा बोल लीजिए इसे। ठीक है, और मैंने एक और जो रूट आपके लिए यहाँ पे निकाल के रखा है वो है ये वाला। ठीक है, इसको क्या बोल दीजिए डेल्टा। तो मेरे पास डेल्टा और गामा दो रूट हैं जो उस एक्सप्रेशन के होंगे जो मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है कि अगर मुझे आंसर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x² माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको पता है कि x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स कितना है, तो एक रूट 97 है, दूसरा रूट 98 है, टाइम्स ऑफ x प्लस 97 इंटू 98 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, तो x² माइनस 195 टाइम्स ऑफ x, और आप इस वाले पार्ट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 9506 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल आंसर आपके पास कितना बनेगा, तो यहाँ से आपके पास फाइनल आंसर जो है कौन सा ऑप्शन होगा, तो x² माइनस 195x प्लस 9506 यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस सवाल को क्या करना था, सॉल्व करना। ऑल राइट, अब हम यहाँ पे चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट सवाल है। ओके, अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास लिखा हुआ है द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो हमें सारे सॉल्यूशंस का सम यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन को जिस तरीके से दे रखा है 8 raised to the power 2x है, -16 टाइम्स ऑफ 8 raised to the power x है, प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं यहाँ पे एक बहुत आसान सा काम कर सकता हूँ, मुझे दिख रहा है यहाँ से कि अगर मैं 8 raised to the power x को t मान लूँ तो मुझे एक क्वाड्रेटिक बनती हुई दिखेगी, क्योंकि
ये जो 8 रेस टू दी पावर 2x है, ऐसे में 8 रेस टू दी पावर x का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, -16 इंटू 8 रेस टू दी पावर x प्लस 48 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप समझ पाएंगे कि ये हो जाएगी इक्वेशन t² -16t प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब इसे आप चाहे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं क्वाड्रेटिक वाला, या तो फिर आप डायरेक्टली स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि 1 और 48 का जो प्रोडक्ट है ये डायरेक्टली हमें 12 इंटू 4 बना के देता है, जो वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास 16 जो है इंटू 3, आप ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली सॉरी 48 ही है यहाँ पे, राइट। तो 48 जो है इसे आप कैसे लिख सकते हैं 12 इंटू 4, और इसी को आप सम के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 12 प्लस 4 16 हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा -12t -4t प्लस 48 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको t की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, तो t -12 -4t-12 इज इक्वल टू 0, यानी t-4 t-12 विल बी इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ से दो वैल्यूज आ रही हैं साफ साफ, और वो दो वैल्यूज क्या क्या हैं, तो t की वैल्यू आपके पास आ रही है 4, या तो फिर t की वैल्यू आपके पास आ रही है 12। अब मैंने क्या माना था टी को, तो टी को मैंने माना था 8 रेस टू दी पावर x, ठीक है। तो मैंने क्या माना हुआ था 8 रेस टू दी पावर x। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 8 रेस टू दी पावर x की वैल्यू 4 है, और 8 रेस टू दी पावर x की वैल्यू 12 है। आपको यहाँ से x निकालना है, तो आप दोनों साइड log ले लेंगे, तो x log 8 विल बी इक्वल टू log 4। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी log 4 बाय log 8, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x log 8 विल बी इक्वल टू log 12, यानी x की वैल्यू हो जाएगी log 12 डिवाइड बाय log 8, ठीक है। आपको निकालना क्या था, तो आपको यहाँ से निकालना था द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपको सारे सॉल्यूशंस का सम निकालना था। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोलूँ कि ये मेरा एक अल्फा रूट है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोलूँ कि मेरा बीटा रूट है, तो क्या मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जो कि सम है, जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा, क्या यहाँ से आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास log 4 डिवाइड बाय log 8 प्लस log 12 डिवाइडेड बाय log 8। तो ये मुझे पता है यहाँ से कि डिनोमिनेटर सेम है log 8, न्यूमरेटर में log 4 प्लस log 12 है, और ये जो है log की प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ से कि भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा log a प्लस log b इज इक्वल टू log ए बी, ठीक है। सारों की बेस आपको पता है सेम है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। जैसे ही हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, तो log 4 इंटू 12 यानी 48 डिवाइड बाय log 8 हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, तो इसे आप और आसानी से सॉल्व करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, तो log हमारे पास यहाँ पे है 48 डिवाइड बाय log ऑफ, हमारे पास क्या है, तो हमारे पास यहाँ पे 8 है, ओके। तो यहाँ पे आप इसे ऐसा लिख सकते हैं कि log 6, ठीक है, प्लस log 8, ठीक है, डिवाइड बाय log 8, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि log 6 इंटू 8 करेंगे, फिर इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको साफ साफ समझ आ जाएगा कि log 6 बाय log 8 एक टर्म बन रही है, प्लस log 8 बाय log 8 दूसरी टर्म बन रही है। तो ये अल्टीमेटली कितना बन जाएगा, log ऑफ 6 टू द बेस 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा log ऑफ 6 टू द बेस 8 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल आंसर कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो 1 प्लस log 6 टू द बेस 8, यानी ऑप्शन ए इज द परफेक्टली करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमें जो है इस सवाल को यहाँ पे सॉल्व करना है, ऑल राइट, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि लेट अल्फा बीटा बी सच दैट कि अल्फा जो है ग्रेटर देन बीटा है, और ये दोनों ही रूट्स हैं x² माइनस √2x माइनस √3 इक्वल टू 0 के। अगर यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि जो Pn एक एक्सप्रेशन है वो अल्फा रेस टू दी पावर n माइनस बीटा रेस टू दी पावर n है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये भी दिया हुआ है कि द स्मॉल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से आपको वैल्यू निकालना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वैल्यू को निकालना है, ऑल राइट। अब जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, तो मैं पहले लिख लेता हूँ एक्सप्रेशन को, x² माइनस √2x माइनस √3 इक्वल टू 0। अब इस एक्सप्रेशन के जो रूट्स हैं वो क्या क्या हैं, तो हमारे पास अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हम अल्फा और बीटा को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अल्फा को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा² माइनस √2 अल्फा माइनस √3 इक्वल टू 0। अगर आप बीटा को पुट करेंगे तो बीटा² माइनस √2 बीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0।
अब आप यहाँ ध्यान से ये देखिए, इसे वैसे तो हम फिर से न्यूटन्स फॉर्मूला से कर सकते हैं, न्यूटन्स थ्योरम से कर सकते हैं, बट फिर भी मैं इसे बिना उसके आपको बताऊंगा, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए भी हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है P10 है, P11 है और P12 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप n की जगह पर 10, 11, 12 वाले ऑप्शंस देखेंगे, राइट। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे ध्यान से सोचे तो P10 का मतलब क्या होगा, तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि P10 का मतलब जो है अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10 की बात होगी। P11 का मतलब क्या होगा, तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर 11 माइनस बीटा की पावर 11। और P12 का मतलब क्या होगा, तो अल्फा की पावर 12 माइनस बीटा की पावर 12। तो आपको ये साफ साफ समझ आ रहा होगा कि सारी कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हैं। ठीक है, यानी कि पावर में देखेंगे अल्फा की पावर 12, 11 और 10 कॉन्जिक्यूटिव है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास 2, 1 और अल्फा की पावर 0 इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्रेशन है। तो क्यों ना मैं एक काम करूँ कि इस एक्सप्रेशन में अल्फा की पावर 10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, उसी तरीके से मैं ये जो बीटा वाला एक्सप्रेशन है, क्यों ना मैं इसमें बीटा की पावर 10 से मल्टीप्लाई करूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है एक जादू हो जाएगा। होगा ये कि अल्फा की पावर 12 माइनस √2 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 11 माइनस √3 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 10 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा। और बीटा के साथ भी यही होगा, बीटा की पावर 12 माइनस √2 टाइम्स ऑफ बीटा की पावर 11 माइनस √3 टाइम्स ऑफ बीटा की पावर 10 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ जो रिलेशन दे रखा है पी एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस ऑफ बीटा की पावर एन, तो यहाँ माइनस वाला रिलेशन है। तो क्यों ना हम एक काम करें कि सीधे सीधे यहाँ पे इन दोनों एक्सप्रेशन को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अल्फा की पावर 12 माइनस बीटा की पावर 12 एक पार्ट आ जाएगा, माइनस यहाँ पे देखेंगे √2 कॉमन आएगा, अल्फा की पावर 11 माइनस बीटा की पावर 11 दूसरा पार्ट, माइनस √3 कॉमन आ जाएगा, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी जो इधर का पार्ट है मैं थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो हमारे पास ये वैल्यू जो है किसके बराबर है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जा रही है 0 के बराबर। अब क्यों ना हम एक काम करें कि डायरेक्टली यहाँ पे इस अल्फा पावर 12 माइनस बीटा पावर 12 को P12 से रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे P12 से इसे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ डायरेक्टली P12 माइनस, अगर आप ध्यान से देखें तो √2 टाइम्स ऑफ ये वाला एक्सप्रेशन P11 हो जाएगा और माइनस √3 टाइम्स ऑफ ये P10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस √2 टाइम्स ऑफ P11, ये हो जाएगा माइनस ऑफ √3 टाइम्स ऑफ P10, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। अब आप सवाल पे वापस से आइए, इसमें देखिए पूछा क्या हुआ इसमें, अगर आप ध्यान से देखें तो पूछा ये हुआ है कि ये कुछ ऐसा अजीब सा इक्वेशन है। ठीक है, इससे डरिए मत बिल्कुल भी। तो 11 √3 माइनस 10 √2 टाइम्स ऑफ P10 बोला है। यहाँ पर एक P11 के साथ में टर्म है 11 √2 प्लस 10, और यहाँ पे माइनस ऑफ 11 P12 है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन दे रखे हैं। तो क्यों ना मैं एक काम करूं कि यहाँ पर सिंपली यहाँ पे देखिएगा कि ऑप्शंस में हमारे पास P9 दे रखा हुआ सब जगह। ठीक है, तो यहाँ भी P9 है, यहाँ पर भी P9 है, यहाँ भी P9 है, यहाँ भी P9, तो सब जगह हमारे पास क्या दे रखा है, P9 जो है दे रखा है। अब हम एक काम करेंगे कि हम इसी वाली एक्सप्रेशन को, ठीक है, अगर हम चाहें कि इस तरीके से लिखना है कि P9 भी आ जाए, ठीक है, तो कैसे आएगा, तो जहाँ पे हमने अल्फा की पावर 10 से मल्टीप्लाई किया था और बीटा की पावर 10 से, उसी तरीके से सिमिलरली अगर हम अल्फा की पावर 9 और बीटा की पावर 9 से इन्हें कॉन्जिक्यूटिवली मल्टीप्लाई करें तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसको सब्ट्रैक्ट करने पर कुछ इस तरीके से बनेगा। ध्यान से देखिए, P11 माइनस √2 टाइम्स ऑफ P10 माइनस √3 टाइम्स ऑफ P9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें डायरेक्टली डेवलप हो जाएगा जैसा मैंने आपको बताया। करना क्या है इसके लिए, तो आपको यहाँ पे अल्फा की पावर 9 से और बीटा की पावर 9 से उन कॉन्जिक्यूटिव ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास ये वाला है और इस वाले एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास डेवलप हो जाएगी इक्वेशन। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो हमें अब क्या रिलेशन बनाना है इन दोनों इक्वेशन की मदद से। तो सबसे पहले आप गौर करिएगा कि P11 के साथ क्या है। ठीक है, तो P11 के साथ एक जगह पर माइनस √2 है और दूसरी जगह पर P11 के साथ 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप पूछिए, देखिए कि क्या पूछा गया, तो यहाँ पे देखिए P11 के साथ में 10 जो है प्लस के साथ है और 11 √2 भी प्लस के साथ है। तो क्या मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि मुझे इस वाले एक्सप्रेशन में, इस पहले एक्सप्रेशन में क्या करना होगा, सबसे पहले तो 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, ताकि मुझे यहाँ पर 11 डेवलप हो जाए। ठीक है, और दूसरा काम क्या करना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे माइनस 11 √2 है और यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे भी मुझे 10 बनाना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पूरे एक्सप्रेशन में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये आप सवाल को देखते से समझ जाएंगे। ऑलराइट,
तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस सेकंड वाले पूरे एक्सप्रेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। पर आप एक और चीज ध्यान दीजिए कि आपको प्लस में 10p11 चाहिए और आपको प्लस में ही 11√2p11 चाहिए। समझ रहे हैं आप, देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, प्लस में आपको 10 के साथ p11 चाहिए और प्लस में आपको 11√2 के साथ p11 चाहिए। तो क्या मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ कि क्योंकि मुझे पहले वाले एक्सप्रेशन में माइनस में आएगा ये वैल्यू, तो मुझे एक्चुअल में इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ आपको क्या होने वाला है, ठीक है, आप समझते जाइएगा चीज़ों को। तो पहले मैं ये जो नीचे वाली एक्सप्रेशन है इसे लिख रहा हूँ 10 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 10p11 माइनस 10√2 टाइम्स ऑफ p10 माइनस ऑफ 10√3 टाइम्स ऑफ p9 इज इक्वल टू 0। ऐसा लिख लिया मैंने, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि मैं ये वाली एक्सप्रेशन है इसमें 11 मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11p12 माइनस 11√2 टाइम्स ऑफ p11 और माइनस ऑफ 11√3 p10 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा। तो मैंने आपको बताया अभी कि 10p11 प्लस के साथ चाहिए और 11√2p11 ये भी प्लस के साथ चाहिए। तो यहाँ देखिए माइनस के साथ था, इसी कारण से मैंने इसको नीचे लिखा, ताकि आप क्या करेंगे अब इन दोनों को, तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है। तो जैसे ही आप इन दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो जैसे आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा कि हम 11 वाले को 11 वाले के साथ लिखेंगे, यानी कि 10p11 लिखा मैंने, ठीक है। और माइनस ऑफ माइनस, ये आपको पता है प्लस बनेगा, तो प्लस 11√2p11 हो गया। ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, ये वाला और ये वाला पार्ट खत्म। इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये p10 वाला पार्ट है जो माइनस के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो नीचे यहाँ माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 11√3p10 और ये वाला एक्सप्रेशन जो ऊपर है ये माइनस के साथ रहेगा। ठीक है। तो कितना है, -10√2p10। तो आप देखेंगे सेम चीज यहाँ पे सवाल में भी दी हुई है कि 11√3 माइनस 10√2 टाइम्स ऑफ p10 बन रहा है। ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल सेम बन रहा है यहाँ पे। और अब क्या बच गया उसे आप वैसे का वैसे लिख दीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया है, तो मैंने लिख लिया है, इसे सर्कल कर देता हूँ। अब मेरे पास जो बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ माइनस ऑफ 11p12 बचा है और माइनस ऑफ 10√3p9 बचा हुआ है इक्वल टू 0। ठीक है। अब आपका जो सवाल है लगभग लगभग खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास यहाँ पे 10 कॉमन, सॉरी p11 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो हमारे पास 10 है, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, 10 + 11√2 मिलेगा। ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो सॉरी यहाँ p11 कॉमन था, ठीक है, p11 कॉमन लिया। नेक्स्ट आपने p10 कॉमन लिया, तो p10 कॉमन लेते से आपके पास क्या मिलेगा, 11√3 माइनस 10√2 मिल जाएगा। ठीक है। तो 11√3 माइनस 10√2 मिल जाएगा। और इसके अलावा क्या बचा, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस ऑफ 11p12 बचा, माइनस ऑफ 11p12 बचा और माइनस ऑफ हमारे पास क्या बच गया, तो माइनस ऑफ हमारे पास 10√3p9 बच गया। ठीक है। तो माइनस ऑफ 10√3p9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सवाल में पूछा गया था, तो सवाल में इन्होंने हमसे पूछा था सिर्फ और सिर्फ इतनी वैल्यूज, कितनी वैल्यूज, तो यहाँ से आप देखेंगे तो हमें क्या पूछा गया है, तो ये वाली वैल्यू जिसमें p10 वाला पार्ट है, p11 और p12 वाला। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट को आप ले जाइए किस साइड में, राइट हैंड साइड में, आपका आंसर आ चुका है। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 10√3p9। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ से, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 10√3p9, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज परफेक्टली करेक्ट। ठीक है। तो इस तरीके से जो हमें इस सवाल को अप्रोच करना था, बहुत ही बढ़िया सवाल था ये। ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है सवालों को यहाँ पे अप्रोच करना होता है। फाइन। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, जेईई मेंस 2024 का एक और शानदार सवाल। ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अल्फा बीटा जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं और ये जो है रूट्स है किस इक्वेशन के, x² -70x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन के क्या है, ये रूट्स है। ठीक है। यहाँ पे ये भी बोला हुआ है कि λ/2 और λ/3 जो है ये कभी नेचुरल नंबर नहीं बन सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सरल भाषा में कि आप लैम्डा को 2 का कोई भी मल्टीपल नहीं ले सकते, 2, 4, 6, 8 नहीं ले सकते, क्योंकि इसको डिवाइड करके आपको पता है क्या मिलता है,
नेचुरल नंबर मिलता है और हमें नेचुरल नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, तो λ/2 नेचुरल नंबर नहीं चाहिए, यानी कि लैम्डा कांट टेक, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इज नॉट बिलोंगिंग टू कौन कौन सी वैल्यू, 2 4 6, इस तरीके से ये वाले मल्टीपल्स। और λ/3 भी यहाँ पे मौजूद है, यानी कि लैम्डा कैन ऑल्सो नॉट टेक द वैल्यू जो कि 3 या 3 का मल्टीपल है, तो 3 6 9 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना है इस एक्सप्रेशन का। तो क्या आप सोच पा रहे हैं कि मैं वन जो है यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला हुआ है कि नेचुरल नंबर है, ठीक है राइट। वन हम इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में अल्फा माइनस बीटा बैठा हुआ है, तो 1 × 1 जो है ये दिक्कत कर देगा। ठीक है, पहली बात ये हो गई। अब दूसरी चीज जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स देखेंगे, तो -70/1 यानी कि 70 हो जाएगा। और हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखेंगे तो C/A यानी कि λ/1 यानी लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि हमारे पास लैम्डा की जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वो हम यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 5 जो है यही पॉसिबिलिटी दिख रही है। ठीक है, लैम्डा की पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है हमें यहाँ से, 5 ही एक पॉसिबिलिटी दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप यहाँ देखें तो 5 अगर आप पुट करेंगे तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। यदि आपको प्रोडक्ट दिख रहा है कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट 5 है, यानी डेफिनेटली यहाँ पे एटलीस्ट 1 ऑफ अल्फा और बीटा जो है वो 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम एक जो है वो क्या हो जाएगा, 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आप अगर बोलें कि हमारे पास अल्फा की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है, तो इसमें कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट हम इस तरीके से कुछ और करेंगे, राइट। अल्फा और बीटा को हम इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 70 दे रखी है। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 70 दे रखी है, तो हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि अल्फा को लिख सकते हैं 70 माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 70 माइनस बीटा लिख सकते हैं। ऑल राइट, अब अल्फा इंटू बीटा जो है ये लैम्डा के बराबर है। ठीक है ना, तो हमें पता है कि ये 5, हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये 5 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि 5 का मल्टीपल होगा लैम्डा जो है, इट इज द मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लैम्डा 5 का एक मल्टीपल है तो क्या हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि जो कोई एक रूट होगा वो डेफिनेटली 5 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो अल्फा है वो 5 है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लैम्डा जो है वो 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, ये हमने मान लिया, जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू इसके लिए हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो हमने एक रूट को 5 मान लिया। अब जैसे हमने एक रूट को 5 माना तो हमें पता है कि अगर अल्फा इज इक्वल टू 70 माइनस बीटा है, यानी कि हम यहाँ से बीटा भी लिख सकते हैं 70 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 70 - 5 हो जाएगा। यानी बीटा की वैल्यू आप साफ साफ लिख सकते हैं कि 65 विल बी द वैल्यू। अब जैसे ही आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई, तो जैसे आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई तो आपके पास क्या हो गया, तो अल्फा इज 5, बीटा इज इक्वल टू 65। और मैंने आपको यहाँ से बोला कि जो लैम्डा है इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा। तो हमारे पास जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है से हम सोच पा रहे हैं 5 × 65, यानी 325 जो है लैम्डा की लीस्ट वैल्यू आ रही है। अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना है, तो रूट ऑफ अल्फा-1 प्लस रूट ऑफ बीटा-1 इंटू लैम्डा प्लस 35। तो मैं लिख लेता हूँ रूट अल्फा-1 प्लस रूट ऑफ बीटा-1 इंटू अल्फा प्लस 35 होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पुट करके देखिए अल्फा की जगह पर 5, तो आपको क्या मिलेगा, रूट ऑफ 5-1 प्लस रूट ऑफ 65-1। ठीक है, इंटू अल्फा प्लस 35 यानी कि 325 प्लस 35 डिवाइडेड बाय आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 65-5 और इसका मॉडुलस। तो बेसिकली बीटा माइनस अल्फा लिखे आप, चाहे अल्फा माइनस बीटा, तो ये मॉड में लिखा हुआ है मैंने। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू रूट 4 यानी कि 2 प्लस रूट ऑफ 64, तो ये रूट 4 था जो 2 लिखा, रूट 64 यानी कि 8 मल्टीप्लाइड बाय ये हमारे पास 360 है और डिवाइडेड बाय 60 हो गया। तो 360/60 विल बी 6 और 6 × 10 विल बी 60। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 60। ठीक है, तो 60 यानी कि कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा टाइप सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा 60। जेईई मेंस का लेटेस्ट बहुत ही शानदार सवाल। नेक्स्ट सवाल हम यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो होगा हमारे पास कि लेट द सेट जो है हमारे पास एस है, वो एक ऐसा सेट है जो कि पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज
ऑफ ए को कंटेन करता है। तो एस कैसा सेट है? एस जो है इट इज नथिंग बट इट इज हैविंग द पॉजिटिव इंटीजरल वैल्यूज। तो इंटीजरल वैल्यूज का मतलब क्या होता है? तो इंटीजरल वैल्यूज का मतलब होता है जिसमें इंटीजर्स इंटीजर फॉर्म में हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंटीग्रल वैल्यूज या इंटीजरल वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, जो कि पॉजिटिव है, ये एस सेट के अंदर आती हैं। तो आपको बताना है जिसके लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 1 एक्स प्लस 9a+4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x+32 ये जो है लेस देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। इस कंडीशन में एस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन में अगर आप डिनोमिनेटर को देखें तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x+32। ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखें, इसका डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करें तो ये हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर यानी -8 स्क्वायर -4 ए इंटू सी। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 64 - 128 यानी ऑलरेडी ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है यानी डेफिनेटली ये जो एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर सिंस द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव देयरफॉर एक्स स्क्वायर -8x+32 ये जो है हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा। और क्योंकि मुझे पता है कि इट इज नथिंग बट द डिनोमिनेटर, तो मेरा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो हमारे पास है वो क्या हो गया हमारे पास? दैट इज द नेगेटिव। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया यहाँ से? ठीक है, तो ये सॉरी हमारा डिनोमिनेटर हमेशा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और इसी के चलते हमारे पास एक फायदा हो गया यहाँ से। क्या फायदा हो गया? तो हमें ये फायदा होगा कि अब हमारा एक्सप्रेशन जो है वो डेफिनेटली न्यूमरेटर के भरोसे होगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरा मुझे पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है उसे क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। तो मुझे पता है कि डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो डेफिनेटली न्यूमरेटर हैज टू बी नेगेटिव, ताकि हमारा जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाए? नेगेटिव। तो देखिए सवाल में बोला भी हुआ है कि ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी क्या है? नेगेटिव। और हमने क्या देखा अभी कि डिनोमिनेटर कैसा है? हमेशा पॉजिटिव है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन को नेगेटिव करना पड़ेगा। तो मैं लिखने वाला हूँ न्यूमरेटर को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं अब न्यूमरेटर लिखने वाला हूँ। न्यूमरेटर क्या है हमारे पास? तो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, हमारे पास है 2 टाइम्स a+1x 2 टाइम्स a+1x प्लस 9a+4। और ये वैल्यू हमारे पास कैसे होना चाहिए? हमेशा नेगेटिव होना चाहिए ताकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो सके। अब जैसे ही हमने ये बात देखी यहाँ पे, राइट, अब इसमें हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से वैल्यूज ऑब्टेन हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है अगर ये हमेशा नेगेटिव है, ठीक है, अगर ये एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव है, इसका मतलब ये होगा, अगर मैं आपको ग्राफ से समझाऊं, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कर्व आएगी, क्या ये हमेशा नीचे की तरफ आएगी? ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन नेगेटिव है, तो इसी को अगर मैं थोड़ी देर के लिए वाई एक फंक्शन डिफाइन कर दूं, और ये वाई अगर हमेशा जो है नेगेटिव है, तो क्या ये कर्व हमेशा नीचे की तरफ ही जाएगी? और ये जो है नेगेटिव है तो ये टच भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। तो इक्वल टू नहीं लगा हुआ है यानी टच भी नहीं करेगी एक्स एक्सिस को। यानी डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये ग्राफ जो है कुछ डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, क्या है ये? तो ये एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होना बहुत जरूरी है ताकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इसी को देख के मैं डायरेक्टली यहाँ से बोल सकता हूँ कि डेफिनेटली यहाँ पे दो कंडीशन होगी ही होगी। पहली तो ये कि क्योंकि डाउनवर्ड ओपनिंग है तो ए हमेशा नेगेटिव होगा, और दूसरी कंडीशन ये कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो भी हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि ये कंडीशन सिर्फ तभी ट्रू है जब ए इज ऑलवेज नेगेटिव। पर हमें सवाल में क्या पूछा हुआ है कि एस एक ऐसा सेट है जिसमें ए की सारी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज है। तो क्या मैं यहाँ से डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ए की ऐसी कोई सी भी वैल्यू नहीं है जो कि पॉजिटिव होगी? तो यहाँ से मेरे सेट एस में जो आंसर आएगा वो आएगा 0 एलिमेंट्स, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप दिस वेरी नाइस एग्जाम्पल सभी को क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल और भी बहुत अच्छा है, राइट। देखिए इसमें लिखा हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0, जहाँ पी 0 नहीं है, पी क्यू एंड आर जो है वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ऑफ अ नॉन कॉन्जिक्यूटिव नॉन कॉन्स्टेंट जीपी, यानी कॉन्स्टेंट जीपी नहीं है। ठीक है, और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू 3/4 है, तो आपको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जो पी क्यू आर है जो हम बोल रहे हैं, इन्हें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द जीपी है, तो इसे हम कुछ मान लेंगे।
ठीक है, तो ये पी क्यू और एक स्मॉल आर ऑलरेडी दे रखा है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं जैसे हम जीपीए में करते आए हैं, तो राइट, तो स्मॉल ए डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, जहाँ पे जो स्मॉल ए है ये फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी है, ठीक है, और कैपिटल आर इज द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी है, ठीक है, तो स्मॉल ए बाय आर, फिर स्मॉल ए और स्मॉल ए कैपिटल आर, तो ये हमने क्या ले ली, तीन टर्म्स हमने यहाँ पे मान ली, तो लेट दिस बी द टर्म्स, ठीक है। अब जैसे हमने ये टर्म्स मानी, अब इसके बाद हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन से सम निकाल सकते हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, तो हमारे जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सम ऑफ रूट्स विल बी माइनस क्यू बाय पी, और सम ऑफ रूट जो है यहाँ पे आप देखेंगे अल्फा प्लस बीटा के बराबर आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सी बाय ए यानी माइनस ऑफ आर बाय पी, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, अल्फा इंटू बीटा के बराबर होगी, ठीक है। अब हमें एक और चीज दे रखी है यहाँ पे कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू 3/4 है, तो क्या मैं एलसीएम लेके इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि इट इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3/4, और मुझे यहाँ से साफ साफ पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमने निकाल चुके हैं, कितना है, तो ये है माइनस क्यू अपॉन पी होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा कितना है, माइनस आर अपॉन पी, तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्यू अपॉन आर, क्योंकि पी और पी यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो 3/4 इज द वैल्यू ऑफ क्यू बाय आर, ठीक है, तो 3/4 किसकी वैल्यू है, तो ये क्यू बाय आर की वैल्यू है, 3/4 इज इक्वल टू क्यू बाय आर। अब हम यहाँ से एक और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि क्यू हमने ऑलरेडी मान रखा था स्मॉल ए के बराबर, आर जो हमने मान रखा था ए आर के बराबर, ठीक है, तो क्या ये वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन ए आर, यानी सरल भाषा में हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए और ए कैंसिल आउट हो गया, और 1/r की वैल्यू अगर 4/3 है तो आर की वैल्यू 1/r की वैल्यू 3/4 है, तो आर की वैल्यू 4/3 हो जाएगी, ठीक है। तो पहली बात हमने निकाल ली, हमें क्या निकालना है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर हमें यहाँ से निकालना है तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, ठीक है, बहुत ही काम आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता है ऑलरेडी कि अल्फा प्लस बीटा का क्या मतलब है, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब है माइनस क्यू बाय पी, ठीक है, और अल्फा बीटा क्या है, माइनस आर बाय पी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस क्यू बाय पी का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ आर बाय पी, ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे एक और माइनस जो कि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ आर बाय पी इसलिए, तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब इसे अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस 4r बाय पी। अब मुझे पता है एलसीएम सेम करना होगा, तो मैं p से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, तो क्यू स्क्वायर प्लस 4pr डिवाइड बाय पी स्क्वायर। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, मेरा आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्यू स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर का मतलब आप देखिए, तो ये हमारे पास है स्मॉल ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 4pr, तो 4 इंटू पी आर, तो पी कितना था हमारा, तो पी था हमारा ए बाय आर, और आर कितना था हमारे पास, तो ए आर था, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ए बाय आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या बन के आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला आर और ये वाला आर कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर हो रहा है, यानी कि न्यूमरेटर में 5a स्क्वायर हो रहा है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बता देता हूँ, तो क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आ रही है 5a स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या हो रहा है ए स्क्वायर और यहाँ पे अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको साफ साफ समझ आ रहा होगा कि ए स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर बचेगा, आर की वैल्यू हमने ऑलरेडी 4/3 निकाल रखी थी, तो आंसर हो जाएगा 5 इंटू 4 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 16/9, यानी कि 80/9। तो कौन सा ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, तो 80/9 यानी ऑप्शन नंबर इज द परफेक्टली करेक्ट आंसर, राइट। तो बहुत ही शानदार सवाल जेईई मेंस का एक और आया हुआ था, ये मैंने आपको बताया 2024 का लेटेस्ट सवाल। अगला सवाल कुछ इस तरीके से है कि अगर अल्फा बीटा जो है इस ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आपको बताना है ऐसी कौन सी इक्वेशन जिसके रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा होंगे। इसको करने के मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जो बेसिक तरीका है वो बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो सवाल है ये काफ़ी बेसिक सवाल है वैसे तो। अब इसमें बोला हुआ है कि अल्फा और बीटा ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स, ठीक है।
तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इनका जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा इट विल बी इक्वल टू माइनस बी बाय, बहुत आसान। इसके अलावा अल्फा बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, क्या मैं इसे सी बाय लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्योंकि मुझे ऐसी एक्सप्रेशन निकालना है जिसके रूट्स क्या है, वन बाय अल्फा वन बाय बीटा, तो क्या मैं एक्चुअल में ये डिमांड कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस सम टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा जो कि सम है टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट यानी कि वन बाय अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, ये मैं डिमांड कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल में हमें सिर्फ वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा कितना हो जाएगा? तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, तो कितना हो जाएगा माइनस बी बाय ए होल डिवाइड बाय सी बाय ए, यानी माइनस बी बाय सी हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो है अल्फा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी पता है सी बाय ए, तो वन बाय अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी ए बाय सी, रेसिप्रोकल ऑफ द प्रीवियस। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? तो हमारे पास आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ बी बाय सी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ ए बाय सी इज इक्वल टू जीरो। और आप यहाँ पे ध्यान से एलसीएम आपको दिख रहा है कि सी बनेगा, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा सी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ से ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी, ये यहाँ पे हमारे पास सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, तो इस तरीके से हमें इस सवाल को करना था। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक और शानदार सवाल, ठीक है? दो ही सवाल बचे हैं 2024 जेईई मेंस के, ठीक है, जो हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कुछ और सवाल हैं, ठीक है, जो कि इसी कॉन्सेप्ट के हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बट वो हाइब्रिड लेवल के हैं। हाइब्रिड लेवल के सवाल का मतलब ये हुआ कि उसमें जैसे मल्टीपल कॉन्सेप्ट आएंगे, या तो प्रोबेबिलिटी लग गई होगी, ठीक है, या तो फिर हमारे पास उसमें जो है कॉम्प्लेक्स नंबर लग गया है, ठीक है, या तो फिर ट्रिग्नोमेट्री लग गई है, या सीक्वेंस सीरीज, बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट के जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल बन जाते हैं। तो मैंने सिर्फ वही सवाल लिए हैं जो हम बहुत बेसिक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही कॉन्सेप्ट से ज़्यादातर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सवालों को मैं दूसरे कॉन्सेप्ट्स की जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। सेम आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे सवाल कवर हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखिएगा कि इसमें बोला हुआ है इस सवाल में कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर यूएन जो है वो अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन है, और यहाँ पे पूछा गया है कि U10 प्लस रूट 12 U9 अपॉन 2 U8 की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे तो आपके दिमाग में दो चीज़ें आ जानी चाहिए, या तो न्यूटन्स थ्योरम। न्यूटन्स थ्योरम जो है, जो मैं आपको बार बार नाम ले रहा हूँ, इसको मैं सेपरेटली एक वीडियो में कवर कराऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इस सवाल को वैसे भी आपको दो सवाल इसी पैटर्न के करा चुका हूँ बिना न्यूटन्स थ्योरम के भी, ठीक है। तो यहाँ पे UN बोला हुआ है, सवाल में हमसे U10 U9 U8 जैसी चीजें दे रखी है, तो हमें पता है कि U10 कितना होगा, अल्फा पावर 10 प्लस बीटा पावर 10। इसके अलावा U9 कितना होगा, तो अल्फा पावर 9 प्लस बीटा पावर 9। और U8 कितना होगा, तो अल्फा पावर 8 प्लस बीटा पावर 8, ये होगा, ठीक है। अब हमें जो है क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को देखना है। हमें पता है कि इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा विल बी सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस रूट 2 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। एक तो ये हो गया। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, तो बीटा विल ऑल्सो सेटिस्फाई, यानी बीटा स्क्वायर प्लस रूट 2 टाइम्स ऑफ बीटा माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, राइट। अब जैसे हमने ये बातें लिखी, तो यहाँ से हम ये भी सोच सकते हैं कि मुझे हाईएस्ट क्या चाहिए, तो U10 चाहिए, U10 चाहिए, और लोएस्ट क्या चाहिए, तो U8, यानी कि अल्फा की पावर 8 वाला चाहिए। तो अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन में, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा की कॉन्जिक्यूटिव पावर है 2 1 और अल्फा पावर 0 वाला पार्ट, तो क्या हम यहाँ से सिंपली इस एक्सप्रेशन में अल्फा की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और इस वाले एक्सप्रेशन में अगर हम बीटा की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। देखिएगा क्या करना चाहता हूँ मैं, तो इसे जैसे इस वाले एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा की पावर 8 प्लस 2 यानी 10 प्लस रूट 2 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 1 प्लस 8 यानी 9 माइनस ऑफ 8 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 8 इक्वल टू जीरो। साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे बीटा के साथ भी यही होगा, तो बीटा की पावर 10 प्लस रूट 2 बीटा की पावर 9 माइनस 8 बीटा की पावर 8 इज इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि यहाँ रिलेशन में हमें बोला गया है कि UN इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, तो क्या बोला है, प्लस लगा हुआ है बीच में, तो हम यहाँ दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर देंगे। जैसे हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा की पावर 10
प्लस बीटा की पावर 10। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा, इस पैटर्न का ये तीसरा सवाल है इस वीडियो में। प्लस रूट 2 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9 माइनस 8 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 दैट इज इक्वल टू 0। अब साफ साफ आप सोच ही पा रहे होंगे कि ये जो वैल्यू है इट इज नथिंग बट U10। तो U10 प्लस रूट 2 टाइम्स ऑफ U9 माइनस 8 टाइम्स ऑफ U8 इज इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है? तो हमें यहाँ पे आई थिंक यहाँ रूट 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था? तो रूट 12 टाइम्स ऑफ U9 निकालना है, ठीक है। आई थिंक ये जो वैल्यू है, ठीक है, आई थिंक ये जो है रूट 2 होना चाहिए, ठीक है। सवाल में ये जो है रूट 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर जो है आ जाएगा, क्योंकि रूट 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ U9, ठीक है। तो U9 कोएफिशिएंट क्या है? रूट 2 है। तो डेफिनेटली हमारे पास ये जो सवाल का आंसर कैसे आएगा? तो आप क्या करिए, यहाँ पे लिखेंगे तो इस तरीके से आप क्या लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं U10 प्लस रूट 2 टाइम्स ऑफ U9, और जो बचा हुआ नेगेटिव वाला पार्ट था इसे हमने कहाँ लिख दिया? इसे हमने यहाँ पे लिख दिया 8U8 को इधर लिख दिया। अब क्योंकि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि मुझे निकालना क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है? 2U8 है। तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, इसे ब्रेक करके 4 × 2U8 लिख लूंगा, और इस 2U8 को कहाँ ले जाऊंगा? डिनोमिनेटर इन द लेफ्ट हैंड साइड। तो U10 प्लस रूट 2 U9 डिवाइडेड बाय 2U8, और ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी? 4 के बराबर। एंड दैट इज माय फाइनल आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लिख लीजिए, बहुत ही शानदार सवाल आया हुआ था, ठीक है। अब एक लास्ट सवाल जो कि जेईई में 2024 का हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो इसे देखिए यहाँ पे, ठीक है। इसमें बोला हुआ है कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द एक्सप्रेशन x² प्लस 2 √2x -1 इक्वल टू 0। The quadratic equation whose roots are alpha power 4 plus beta power 4 and 1/10 alpha power 6 plus beta power 6 क्या होंगे, ठीक है। तो इस वाले सवाल में जो है, अगर आप ध्यान से देखें, बिल्कुल सिमिलर सवाल है जैसे हम इसके पहले करके आए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमें जो है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है पता है ऑलरेडी, कितनी हो जाएगी? -2 √2 हो जाएगी, ठीक है। और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारे पास +1। तो आई थिंक ये सेम ही सवाल है, इसमें कुछ अंतर है। ऑलराइट, तो देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास ये जो सवाल है, अ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है सेम ही सवाल है, ओके। तो इस तरीके से है, ऑलराइट, ठीक है। तो विद दिस दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। तो फिर हम जल्द मिलेंगे, राइट, नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय। और हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जेईई मेंस 2023 के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सवाल जो है वो लेकर आएंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो आप जो है एंगेज रहेंगे, ठीक है। जो 2023 के सवालों में भी बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है जेईई मेंस 2023 के सवालों के ऊपर बनेगी। सो टिल दैट टाइम टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, ऑल राइट, ओके। ऑल राइट, सो थैंक यू एवरीवन। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जेईई मेंस 2023 के जो लेटेस्ट में पूछे गए सवाल हैं, ठीक है, उन पर डिस्कशन होगा, राइट। तो बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, जल्द मिलेंगे। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।